नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी उत्तराखंड एक्सप्रेस आप सबके सामने लेकर हाजिर हूं और सबसे पहले हम बुलेटिन में बात करने वाले हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से है। देहरादून की आज ये बड़ी खबर, जहां आज और कल सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाएं ही संचालित रहेंगी। नगर निगम इलाके में चलेगा सैनिटाइजेशन का काम, सिर्फ जरूरी सेवाओं में लगे वाहन ही होंगे संचालित। दूध, दवा, टिफिन सर्विसेज, मीट, पेट्रोल पंप, अस्पतालों में ओपीडी रहेगी खुली। शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश। तो ये 2 दिन जहां पर देहरादून आज और कल रहने वाला है बंद। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। सुनील नप्रभात, जहां पर हम अनलॉक फेज 1 पर चल रहे हैं, अनलॉक की स्थिति में भारत है, वहां पर देहरादून आज और कल पूरी तरह से बंद रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाएं दी जाएंगी। ये पूरी खबर आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, कौन कौन सी चीजें मिलने वाली हैं, कौन कौन सी सुविधाएं वहां जो देहरादून के लोग हैं उनको मिलने वाली हैं। देखिए कंचन, उत्तराखंड में देहरादून, राजधानी देहरादून एक ऐसी जगह है जहां सबसे अधिक एक्टिव केस अभी तक हैं। पूरे राज्य में जहां 1215 टोटल कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा पहुंच चुका है, तो 850 के आसपास अभी भी एक्टिव केस हैं। इनमें सबसे अधिक 280 केस देहरादून में हैं। और आपने देखा कि जिस तरह से देहरादून की निरंजनपुर मंडी में एक ही जगह से 40 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, तो लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाए हैं कि राजधानी देहरादून में नगर निगम का जो क्षेत्र है, जो सिटी एरिया है, इसमें शनिवार और इतवार को 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। इसके जिसमें दवा की दुकानें हो गई, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, डेयरी की शॉप, टिफिन सर्विसेज, मीट और मछली की जो दुकानें हैं, इसके अलावा औद्योगिक जो इकाइयां हैं, इनको छूट रहेगी। इसके अलावा आमतौर पर अभी तक हमने देखा कि पिछले लॉकडाउन के दौरान भी, पिछले हफ्ते भी, कि शराब की जैसी दुकानें खुली रही, लेकिन इस बार शराब की दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके अलावा जो सार्वजनिक परिवहन है वो भी पूरी तरह से बंद रहेगा। अभी जो आप छिटपुट वाहन चलते हुए देख रहे हैं, हमें बताया गया कि 8 बजे के बाद इसे सख्ती के साथ लागू कर दिया जाएगा और सड़कों पर 2 व्हीलर भी नजर नहीं आएंगे। केवल वही वाहन नजर आएंगे जो किसी आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हों, चाहे वो गैस सर्विसेज से जुड़े हों, चाहे वो बिजली पानी की सर्विसेज से जुड़े हों। इसी तरह से सरकारी कार्यालय भी आज पूरी तरह से बंद रहेंगे और निजी कार्यालय भी बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जो कार्यालय हैं वो ही आज खोले जाएंगे, ये आदेश दिया गया है। और कल भी इसी तरह से फॉलो किया जाएगा कि पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सड़कों पर कोई वाहन नहीं घूमेंगे, चाहे उसमें 2 व्हीलर ही क्यों नहीं हो। तो ये एक एहतियातन कदम उठाए गए हैं कि किसी तरह से जो कोरोना का संक्रमण है उसको कम किया जा सके। और एक व्यवस्था ये रखी गई है कि इस दौरान पूरे नगर क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। आज जिस तरह से नगर निगम ने चिन्हित किया है कि शहर के 50 वार्डों को में आज सैनिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा, तो इसी तरह से जो सरकारी ऑफिस हैं वहां पर भी सैनिटाइजेशन संडे और सैटरडे। एक बार सुनील नप्रभात, जी सैनिटाइजेशन वाली जो प्रक्रिया है वो आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा जाएगा। 2 दिन आज और कल देहरादून को जो बंद रखने का ये फैसला लिया गया है, ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें काम होगा सैनिटाइजेशन का। हर इलाके को, हर बस स्टैंड को, हर जगह को पूरी तरह से सैनिटाइज करना बेहद जरूरी। तो ये 2 दिन प्रक्रिया कैसे चलने वाली है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। नगर निगम ने 50 से अधिक वाहन इसके लिए अधिकृत किए हैं कि वो प्रत्येक वार्ड में जाकर वहां पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। खासकर जो निरंजनपुर मंडी है, जिस तरह से कि वहां पर 40 से अधिक केसेज कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं, तो एक बार मंडी में हालांकि लगातार सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसके बाद इसे आज तेजी से लगभग शहर के हर क्षेत्र में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। वहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा वाहनों के माध्यम से। नगर निगम ने इसके लिए पूरी फुल प्रूफ तैयारियां की गई है, जैसे कि नगर निगम का दावा था। और इसके अलावा एसडीआरएफ भी सरकारी ऑफिसों में लगभग इसी तरह की प्रक्रिया करने वाला है कि वहां पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, ताकि सिर्फ मकसद एक ही है कि किसी तरह से जो कोरोना का संक्रमण है उसको बढ़ने से रोका जा सके, उस पर कंट्रोल पाया जा सके। जी, एक सवाल ये कि जो निरंजनपुर सब्जी मंडी है सुनील नप्रभात, क्या वहां से, जैसा बता रहे हैं, हमने अपने दर्शकों को बताया कि 46 पॉजिटिव मामले सामने आए, इस
इसके मद्देनजर ही सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि पूरे देहरादून को 2 दिन के लिए सैनिटाइजेशन का काम चलाया जाएगा और बंद किया जाएगा। निरंजनपुर सब्जी मंडी एक बड़ा कारण है। बिल्कुल कंचन, निरंजनपुर सब्जी मंडी चूंकि ये देहरादून की सबसे बड़ी मंडी है फल और सब्जी के थोक व्यापार की। रोज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में शहर भर के जो दुकानदार हैं वो जाते हैं, वहाँ से सब्जी खरीद कर लाते हैं और फिर ये सब्जियाँ पूरे देहरादून में वितरित होती है। तो एक बड़ा ये सेंटर है। जब यहाँ पर एक के बाद एक केस सामने आने लगे, गुरुवार को हमने देखा कि 22 केस एक साथ मंडी से सामने आए। कल भी एक केस मंडी से जो कोरोना पॉजिटिव का वो सामने आया। अभी भी बहुत सारे टेस्ट लंबित हैं। तो इसको देखते हुए, चूँकि ये हब एक हॉट स्पॉट बनता जा रहा था कोरोना का, तो इसको देखते हुए मंडी को 7 दिन के लिए यानी 11 जून तक मंडी को पूरी तरह से सील किया गया है। वहां पर लगातार सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। इस बीच ये विकल्प दिया गया है कि लोगों को अन्य वाहनों के जरिए जो अलग अलग मंडियां हैं वहां पर फल और सब्जी की आपूर्ति की जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन हमने देखा कि कल से ही ये किल्लत शुरू होने लग गई है कंचन, और आज भी हम देखते हैं कि लगातार जो फल और सब्जियों के दाम हैं उनमें भी बेतहाशा वृद्धि होने वाली है, क्योंकि जो थोक व्यापार का जो स्थान था निरंजनपुर सब्जी मंडी वो सील किया जा चुका है, जहां से पूरे शहर में वितरण होता था। उसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में अब दिक्कतें आने शुरू होंगी जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज 2 दिन के लिए देहरादून को बंद रखने का फैसला लिया गया है, आज और कल, और पूरे एरिया को, पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे और आपको इस वक्त की अपडेट देंगे कोरोना की प्रदेश की, जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना केस की संख्या 1215 पहुंच चुकी है प्रदेश में। शुक्रवार की बात करें तो कल कोरोना के पॉजिटिव मामले 62 आए हैं। ये नए मामले हैं कल जो आए हैं सिर्फ। अब कुल मिलाकर 1215 आंकड़ा पहुंचता है प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का, जिसमें एक्टिव मामलों की बात कर ली जाए तो 890 एक्टिव लोग हैं जो इस समय जिनके ऊपर डॉक्टर्स का काम चल रहा है, जो डॉक्टर्स की पूरी तरह से निगरानी में है, और 11 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। जहां पर देहरादून की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव केस देहरादून में ही है, राजधानी, और इसी वजह से आज और कल देहरादून को 2 दिन बंद रखने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। नैनीताल दूसरे नंबर पर है, 185 यहां पर कोरोना संक्रमित लोग हैं। तो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि अब लगातार बढ़ते हुए मामले सरकार की चिंता बढ़ाए हुए, और हर दिन एक नया और बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, जिसमें आज एक बड़ा कदम देहरादून को 2 दिन के लिए बंद रखने का। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना की जद में देहरादून हॉस्पिटल है, और शुक्रवार को 2 और स्टाफ नर्स यहां पर संक्रमित मिले हैं। 2 डॉक्टर समेत 8 हेल्थ वर्कर्स संक्रमित हो चुके हैं, और कोविड डेडिकेटेड है देहरादून हॉस्पिटल। कोरोना पेशेंट का दून हॉस्पिटल पर है सबसे अधिक दबाव। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गोपन विभाग के 5 अफसरों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। 29 मई को कैबिनेट बैठक में शामिल थे ये अफसर और संयुक्त सचिव ओंकार सिंह, उप सचिव प्रकाश चंद्र जोशी, उप सचिव अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी एसपी भट्ट, समीक्षा अधिकारी जगदीश सिंह की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। कोरोना टेस्ट इनका हुआ था अधिकारियों का, और अच्छी बात और राहत की बात यह कि सबकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। 29 मई को कैबिनेट बैठक में शामिल थे। दीपांकर भट्ट और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, हर दिन हम प्रदेश से एक नई खबर, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जिसमें आज एक तरफ देहरादून को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, सैनिटाइज करने का काम होगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक अच्छी खबर आई है कि जो 29 मई को कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे अफसर, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिल्कुल, मतलब औसत अगर देखा जाए तो 60 से 70 केस रोजाना उत्तराखंड में रजिस्टर हुए नए कोरोना के केसेस आ रहे हैं, और ये एक चिंता बढ़ाने वाला विषय है। 1215 नंबर पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए दून हॉस्पिटल की बात है, ये बड़ी चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री हो या फिर स्वास्थ्य सचिव हो, सभी लोगों का ये मानना है कि अगर जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स,
वो अगर कोरोना के जद में आएंगे तो फिर आगे मनोबल टूटेगा बाकी हेल्थ वर्कर्स का, और इससे दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो अब ये जो दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, कैसे हेल्थ वर्कर्स को इस संक्रमण से बचाया जाए। और दून हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि अभी तक जितने मैक्सिमम केसेस जो है वो यहीं पर आइसोलेट किए गए हैं। इसके अलावा कुछ केसेस एम्स में आइसोलेट है, हल्द्वानी में अलग से आइसोलेट है, लेकिन देहरादून में अगर बात की जाए तो एक बड़ा हॉस्पिटल है, इस पर दबाव बहुत ज्यादा रहता है। उसके अलावा अगर बात की जाए, जो कैबिनेट मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग में अगर सतपाल महाराज को छोड़ दिया जाए, मंत्री जो पॉजिटिव निकले थे, उसके अलावा जितने भी लोगों के वहां पर अभी तक टेस्ट हुए, चाहे मंत्री हो, चाहे अभी विभाग के अब बाकी कर्मचारी अधिकारी हो, उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं। तो ये खबर जरूर ठीक है, लेकिन देहरादून के लिहाज से ये खबर बड़ी जरूर चिंता बढ़ाने वाली है कि अब हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना की जद में है। तो दून अस्पताल की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पर दीपांकर भट्ट, क्योंकि लगातार जो हम खबरें दिखा रहे हैं कि कोरोना की जो जद है वो दून हॉस्पिटल है, लगातार मामले वहां से संक्रमित होने के सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी ये राहत की बात कि जो टेस्ट करवाए गए थे इन अधिकारियों के वो नेगेटिव आए हैं। पर अब अस्पताल प्रशासन क्या बोल रहा है, क्या और कुछ गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, गाइडलाइंस में बदलाव किया जाएगा, ताकि ये जो एक स्टैंप लगती जा रही है कि कोविड डेडिकेटेड बन चुका है दून हॉस्पिटल, उससे मुक्ति मिल सके? बिल्कुल कंचन, ये शुरुआत से बात कही गई थी जब कोविड हॉस्पिटल्स तैयार किए जा रहे थे कि हेल्थ वर्कर्स किसी भी तरीके से इसकी जद में नहीं आने चाहिए, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स ही वो लोग हैं जो वहां पर इलाज का काम करेंगे, फिर चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो। अगर ये इनको वहां पर कोरोना की अगर ये होने लगेगा इनको, तो फिर इलाज कौन करेगा? और ऐसे में अगर कोई मोर्टेलिटी का केस दर्ज होता है, किसी की डेथ का कोई केस अगर सामने आता है, भगवान न करे ऐसा हो, तो उस केस में बाकी वर्कर्स के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात जब परसों मुख्यमंत्री ने यहाँ पर वीसी की थी सभी डीएम के साथ, तो उन्होंने साफ तौर पर यही आदेश दिया था कि हेल्थ वर्कर्स, पुलिस, इनकी सुरक्षा, जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, इनकी सुरक्षा को खास तौर पर ध्यान रखा जाए। तो अब जो स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा वो यही चैलेंज रहेगा कि हेल्थ वर्कर्स को बचाया जाए। बिल्कुल, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हेल्थ वर्कर, और उनको बचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि वो इस समय तमाम भारतवासियों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दीपांकर भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी से, जहां पर बजरंग दल से जुड़े हुए नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। बजरंग दल के प्रांतीय सह संयोजक कृष्ण गोपाल अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। बलात्कार और धोखाधड़ी की अलग अलग धाराओं में यह दर्ज हुआ है मुकदमा। हल्द्वानी की एक 35 वर्षीय महिला ने दर्ज कराया मुकदमा। शैलेंद्र नेगी और जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र नेगी, बजरंग दल से जुड़े हुए नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, ये पूरा मामला एक बार खुल के बताइए। देखिए, जो बजरंग दल के नेता हैं प्रांतीय सह संयोजक बताए जा रहे हैं, और इन पर एक महिला ने आरोप लगाया है जो तलाकशुदा महिला है कि पहले इन्होंने इस महिला को शादी का ऑफर दिया, और शादी के ऑफर देने के बाद इसके साथ शारीरिक संबंध कायम किए, और उसके बाद ये वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उसके बाद इस बात से मुकर गए। और यही वजह है कि महिला ने शिकायत दर्ज की, और महिला को ये ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। इनका कहना था कि आप किसी से इस बात को न कहें, क्योंकि वो बजरंग दल के बहुत बड़े नेता हैं। महिला ने बकायदा इस बात का जिक्र अपनी एफआईआर के भीतर, अपनी शिकायत के भीतर किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इस पे एफआईआर दर्ज कर ली है, और अब जांच कर रही है पुलिस पूरे मसले पर। लेकिन जो नेता है उसका ये कहना है कि ये पैसे का लेन देन का मसला था महिला और उसके बीच में, और उन्होंने महिला से कुछ पैसे लिए हुए थे, जिसके एवज में महिला ने इस तरीके का मुकदमा उनके खिलाफ कायम किया है, जबकि उन्होंने किसी तरह के शारीरिक संबंध इस महिला के साथ कायम नहीं किए, और न ही उन्होंने महिला के साथ किस तरीके के बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। तो बहरहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, और बलात्कार की धाराओं में, बलात्कार की कोशिश की धाराओं में और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, और ये बड़ा आरोप है, और पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां पर ये बजरंग दल के जुड़े हुए नेता पर गंभीर आरोप एक 35 वर्षीय महिला ने लगाए हैं। मुकदमा दर्ज करवाया है, बलात्कार और धोखाधड़ी की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है, और पुलिस लगातार जांच इस मामले पर कर रही है। आगे बढ़ते हैं, चारधाम यात्रा को लेकर बात करते हैं, जिसको खोलने को लेकर अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बड़ा बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हम चारधाम यात्रा को शुरू करने पर कोई भी निर्णय वहां के पुरोहित समाज और व्यापारी समाज से बातचीत किए बिना नहीं ले सकते। उनसे बातचीत बेहद जरूरी, और उसके बाद ही कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, बड़ा फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा सुरक्षित रहे, ये हमारा लक्ष्य है। यात्रा को लेकर सुरक्षित किया जा सकता है, और इस पर अधिकारी काम कर रहे हैं। तो अभी कोई बड़ा फैसला, अंतिम फैसला नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से। बातचीत के बाद ही इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। निश्चित रूप से हमने ये कहा है कि हम जो अपने
वहाँ के जो हमारे पुरोहित समाज है, जो वहाँ का हमारा व्यापारी समाज है, हम सबसे बातचीत करके ही उस पर निर्णय लेंगे। यात्रा सुरक्षित होना चाहिए, किसी के जीवन को नुकसान पहुँचाना ये अपना लक्ष्य नहीं है, और इसलिए यात्रा सुरक्षित रहे। उसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है उस पर हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, उस पर सरकार निर्णय लेगी। और अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं परीक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। परीक्षा से जुड़ी खबर है जहां पर बोर्ड एग्जाम्स की डेट तय हो चुकी है। 20 से 23 जून के बीच होंगी उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं। 10वीं और 12वीं के बचे हुए एग्जाम्स 20 से 23 जून के बीच में कराए जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसकी जानकारी दी है। स्कूलों में रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान। 15 से 19 जून तक सैनिटाइजेशन होंगे। तमाम क्लासरूम्स जहां एग्जाम्स होंगे उन तमाम एरिया को सैनिटाइज करने का काम चलेगा। साथ ही क्वारंटीन सेंटर्स बने स्कूलों को किया जाएगा सैनिटाइज। वेलकम बैक, उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि रिलायंस जियो को लेकर दुनिया भर के निवेशकों की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई है कि पुराने निवेशक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के बयान के मुताबिक सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश बढ़ाने का फैसला किया। कंपनी ने जियो में 4,546 करोड़ का एक्स्ट्रा निवेश किया और इस निवेश के बाद जियो में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 2.08% हो जाएगी। कंपनी ने कहा है कि इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक का कुल निवेश बढ़कर अब 10,202 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे पहले 4 मई को सिल्वर लेक ने 5,655 करोड़ का निवेश किया था। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में अब तक फेसबुक, मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी, वेस्टा जनरल, अटलांटिक और केकेआर निवेश कर चुके हैं। सिल्वर लेक की नई घोषणा के बाद अब तक जियो में 92,202 करोड़ का निवेश हो चुका है। कंपनी ने 19.9% हिस्सेदारी बेच दी है। व्यापार जगत की इस खबर से बढ़ते हुए आगे आपको बताते हैं कि 13 जून को होने वाली IMA पासिंग आउट परेड में पहली बार किसी कैडेट के परिजन के शामिल नहीं होने की खबर है। तो पहली बार ऐसा होगा और कोरोना महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। IMA ने ये फैसला लिया है कि पासिंग आउट परेड के दौरान किसी भी परिजन या फिर रिश्तेदार को नहीं बुलाया जाएगा। और भले ही पासिंग आउट सेरेमनी में होने वाले सभी कार्यक्रम किए जाएंगे। आपको बता दें कि साल 1932 से शुरू हुए देहरादून में IMA में ये पहला मौका ऐसा होगा जब बिना किसी परिजन के सेरेमनी को किया जाएगा। इस समय होने वाली परेड में 423 कैडेट्स भाग लेंगे, जिसमें 90 मित्र देशों के कैडेट्स शामिल हैं। हमारा 146 रेगुलर और 129 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स पास आउट हो रहा है, जिसमें से टोटल 423 जर्नलमैन कैडेट्स हैं और इसी फिगर में हमारे 90 जर्नलमैन कैडेट्स फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्री भी शामिल। और अब प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी खबर। पिथौरागढ़ जिला में अस्पताल में कोविड-19 के सैंपलों की जांच के लिए ट्रूनेट मशीन लगेगी। इसके लिए शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। ट्रूनेट मशीन के स्थापित होने के बाद यहां पर आसानी से कोविड-19 के सैंपलों की जांच हो पाएगी। सीमांत जिलों में कोविड-19 के सैंपलों की जांच के लिए ट्रूनेट मशीन नहीं होने के कारण ही यहां पर सैंपलों की जांच नहीं हो पा रही है और जिस कारण स्वास्थ्य विभाग सैंपलों को जांच के लिए 220 किलोमीटर दूर हल्द्वानी भेजने को मजबूर है। सुविधा नहीं होने के कारण सैंपलों की जांच के लिए हल्द्वानी भेजने में 1 दिन का पूरा समय लगता है, जिससे कोविड पॉजिटिव नेगेटिव की सूचना भी देरी से ही मिल पाती है। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर में आपको बताएं, ऋषिकेश गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन की DPR तैयार है। रेलवे विभाग विकास निगम ने DPR तैयार करके शासन को भेजी है। 122 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में होंगे 10 स्टेशन, 25 सुरंग से गुजरेगी रेल लाइन। रेल लाइन का पहला स्टेशन होगा भानियावाला और अंतिम स्टेशन होगा बड़कोट। योजना की लागत लगभग 20,500 करोड़ रुपए है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।